आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताएं। जब किसी को बैठे बिठाए कोई बड़ी कामयाबी हाथ लग जाती है तो जमाना मिसाल देता है कि उसकी तो चांदी हो गई, लेकिन चांदी को पीट पीट कर उजला बनाने वालों की किस्मत की ना तो चांदी हुई है और ना ही तकदीर उजड़ी। चांदी को वरक की तरह पतला बनाने वालों के कारोबार की हालत भी पतली होती चली गई है। इस कारोबार पर वक्त और हालात के हथौड़ों की इतनी मार पड़ी कि अब ना तो पहले जैसी चमक दिखाई देती और ना ही धमक सुनाई देती है। कारीगरों की हालात ऐसी हो गई है कि दो वक्त की रोटी का इंतजाम बमुश्किल हो पाता है। कभी वक्त मिले तो इस काम की बारीकियां देखिएगा। कैसे एक मोटी चांदी को हथौड़ों से लगातार पीटा जाता है। एक हाथ से हथौड़ा चलाना पड़ता है, दूसरे हाथ से चांदी को बराबर करना होता है। यह काम इतनी तेजी से होता है कि जरा सी चूक हुई तो हथौड़ा हाथ पर पड़ जाता है। कई कारीगर तो इस काम में बुरी तरह जख्मी भी हो जाते हैं, बेहोश तक हो जाते हैं। लेकिन गरीब की यही तो मजबूरी है कि वो हर रोज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिंदगी से समझौते कर लेता है और अपने काम पर निकल पड़ता है। रोटी चल जाए यही बहुत है। क्यों दम तोड़ रहा चांदी के वरख का कारोबार? आमदनी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। क्यों परेशान हैं कारीगर और कारोबारी? क्यों घट रहा हालात के तराजू पर वरख का वजन? यही एक काम है, चोट भी लग जाती है, चपेट भी आ जाता है, तबीयत खराब है, मगर उसके बाद भी हमको करना पड़ता है। कब होगी कामगारों की किस्मत चांदी जैसी उजली? जिंदगी के वरख पर कब चढ़ेगी चांदी? कैसे बहाल होगा कारोबार? जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, उस देश में चांदी के वरक का कारोबार अपनी शिनाख्त और पहचान खोता जा रहा है। साहबों और जनाबों के आलीशान घरों की टेबल पर रखी मिठाइयों पर लगे चांदी के वरक देखकर आंखों को तस्कीन होती है और जायके में लुत्फ आता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे बनता है चांदी का वरक, कितनी मेहनत लगती है और अब इस कारोबार को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों यह कारोबार मंदी का शिकार हो रहा है। इस कारोबार से जुड़े कारीगर क्यों गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर बातचीत का आगाज करते हैं। उठते हाथ, गिरते हथौड़े और गूंजती आवाज। इसी जद्दोजहद के इर्द गिर्द चांदी के वरख का कारोबार चलता है। एक दौर था जब यह कारोबार चलता ही नहीं बल्कि खूब फलता फूलता था, लेकिन अब बमुश्किल खींचना पड़ता है। पुराने जमाने से इसी अंदाज में चांदी का वरख बनाया जाता था, लेकिन अब मशीनों के आने से इन कारीगरों का काम मंदी की मार झेल रहा है। चांदी के वरख का इस्तेमाल भले ही मिठाइयों और खानों को सजाने में किया जाता हो, लेकिन इस कारोबार से जुड़े कारोबारी और कारीगरों के हालात उजड़े उजड़े से हैं।
50 साल से काम कर रहे हैं, आज भी हमको कोई मजदूरी का लाभ नहीं मिलता। क्या है, आमदनी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो ये कर रहे हैं। पहले ठीक था, अब ठीक नहीं है, उतने में गुजारा नहीं होता है। तो क्या वजह है, अब क्यों नहीं ठीक है ये काम? देखिए, अगर उनको वाजिब मजदूरी नहीं मिल रही है तो ये बहुत ही शोचनीय विषय है। तो वो आगे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे और बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे। बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सलाहियत, लियाकत, अहलियत, काबिलियत, हुनर और फन कभी भूखा नहीं सोने देती। लेकिन पुरखों की ये बातें भी गलत लगने लगती हैं जब इन कारीगरों के हालात पर नजर पड़ती है। 10 से 12 घंटे काम करने के बाद इन कारीगरों को 200 से 300 रुपए रोज के मिलते हैं, जो इस महंगाई के दौर में नाकाफी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये काम विरासत में मिले हैं, लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि अपने बच्चों को इन कारोबार से ये लोग दूर रख रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्हें कोई मुस्तकबिल नहीं दिखाई देता। यहाँ से पैसा करने में बच्चों को अपने पढ़ा लिखा कैसे अच्छी जिंदगी गुजरे। क्या कहना चाहती हैं हमारे जरिए से आप लोगों से? यही कहना चाहते हैं कि कुछ थोड़ा मदद मिल जाए तो लोग पढ़ा लिखा सकते, अच्छी परवरिश हो जाए। बच्चों का कैसे तालीम वगैरह कैसे क्या? तालीम वालीम कुछ नहीं कर पाती, रोटी चल जाए यही बहुत है। तो कहीं अफसोस नहीं होता कि 45 साल काम किया लेकिन बच्चों को तालीम भी नहीं दिला पाया? क्या किया जाए, मजबूरी हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं जो आज भी नहीं कुछ कर सकता। देखो, हम लोग जब से काम कर रहे हैं ना, हमारे को गवर्नमेंट कुछ इमदाद करती, ना कुछ लोन देती, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं है। खाली गवर्नमेंट खाली बातें करते रहती, हम वैसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे बोलने के। आते देख लेते, फोटो ले लेते, चले आते, कुछ करते नहीं हमारी इमदाद। जमाना बदला, लोग बदले, लोगों का मिजाज बदला, जिंदगी जीने के रंग और ढंग बदले, नई तकनीकियां इजाद हुई, हाथों से होने वाले रिवायती कामों में अब मशीनों ने दखल दे दिया, काम की किल्लत हो गई, कामगारों को काम नहीं मिला, पूरे कारोबार का ढांचा ही बदल गया। ऐसे में इस कारोबार से जुड़े कारीगरों और कामगारों के सामने बड़ा मसला पैदा हो गया है। रही सही कसर लॉकडाउन और कोरोना ने पूरी कर दी है, और कुछ नकली चांदी के वरख बनाने वालों ने भी इस कारोबार पर सवालिया निशान खड़े किए। सोने चांदी की चमकती हुई मीजानों में मेरे जज्बात की तस्कीन नहीं हो सकती। जिंदगी रोज़े अज़ल से है छलकता हुआ जहर, जिंदगी लायक तहसीन नहीं हो सकती। जी मीडिया के लिए लखनऊ से अहमद, इलाहाबाद से गुफरान, हैदराबाद से बाकरी और मुंबई से अमजद की रिपोर्ट। सरकार की नीयत ठीक हो तो घर घर तक पोलियो ड्रॉप पहुंच जाता है। सरकार की नीयत ठीक हो तो घर घर में टॉयलेट बन जाता है, और सरकार की नीयत ठीक हो तो घर घर में गैस पहुंच जाता है। जी हां, बिल्कुल उसी तर्ज पे कोई सताए हमें बताए इस प्रोग्राम को लाया गया है, और मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि हम लोगों के पास एक बस भी होगा जो अलग अलग शहरों में जाएगा, गांवों में भी पहुंचेगा। उस गाड़ी के अंदर में वीडियो ऑन व्हील्स की तर्ज पे उस गाड़ी के अंदर में एडवोकेट ऑन व्हील्स होगा, उस गाड़ी के अंदर में मीडिया ऑन व्हील्स होगा। यानी कि लीगल एड को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। अगर आपके पास किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, जो लॉयर्स हमारे साथ इम्पैनल्ड है, उन लॉयर्स के साथ आप बात कर सकते हैं, उनको अपने मसले दे सकते हैं, उन मसलों को आप रख सकते हैं। फिर मुख्तलिफ कोर्ट में, वेरियस कोर्ट्स इन इंडिया, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ तक आपकी बातों को रखा जाएगा।
ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ। आज जिस इशू पे हम लोग बात कर रहे हैं वो वर्क का है, एक ऐसा संस्कृति, एक ऐसा काम जो ट्रेडिशनल है और लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। उनकी जो दयनीय स्थिति हमारे रिपोर्टर्स ने देखा, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया और फिर एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया कि इस पे काम होना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ अनिल अरोड़ा साहब जुड़े हुए हैं। अनिल अरोड़ा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यूपी उद्योग व्यापार मंडल के। अनिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं और आपको विशेष बधाई है कि आपने ऐसी चीज को उठाया है जो कि हमारे पूरे देश के लिए सर्वव्यापक और सर्वसामान्य है। जी हेलो, जी जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। पहले तो मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब स्वीकार करें जी जी, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न उठाया है जो पूरे देश हित में है, जनहित में है और इस संबंध में जिस प्रकार की जानकारी आप मुझसे चाहते हैं आप बताएं। जी अनिल जी, ये देखा गया है कि जिस हिसाब से ये सिल्वर फॉयल बनाने का जो प्रोसेस है ये काफ़ी ट्रबलसम है। इसमें लोगों के अंगूठे खत्म हो जाते हैं, उनके आंखों की रोशनी चली जाती है, उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। लेकिन ये एक ऐसा एक कॉन्ट्रास्ट है इसमें, क्योंकि सिल्वर फॉयल हम सेलिब्रेशंस में यूज़ करते हैं, मिठाइयों में यूज़ करते हैं, दवाइयों में यूज़ करते हैं, पान आप खाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी उतना ही बेनूर है। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी, इस संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है, मुगल काल से इसका इजाद हुआ था और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, शाही टुकड़े इत्यादि में, बिरयानी आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता था और लेटर ऑन ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। और कुछ लोगों के व्यापारिक हितों के कारण कुछ नकली चीजें मिला करके, मेटल वगैरह मिला करके, चांदी को शो करके और उसको ठोक पीट करके मार्केट में लाया गया, जिससे कि निकल, लेड और कैडमियम इत्यादि रोगों से लोग ग्रसित होने लगे, क्योंकि इन धातुओं में जो भी चीजें मिलाई गई वो इस प्रकार से संबंधित थी। स्वार्थवश लोगों ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से 1 अगस्त 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर रोक लगा दी, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नॉन वेज चीजें मिलाई जा रही थी। बफेलोज आदि का इंटेस्टाइन का पार्ट इसमें यूज हो रहा था, जैसा कि मेरी जानकारी में आया है। लेकिन आज हमारा विषय है उन बेरोजगार व्यक्तियों के लिए जो कि लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो अफेक्टिव हुए हैं। मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि उनके लिए हम और हमारी सरकार किस प्रकार से उसको मदद कर सकती है। एम आई राइट? यस, प्लीज गो अहेड। है ना? जी, तो नाउ अब हमारे सामने इस प्रश्न को ठीक करने के लिए देखिए, एक जमाना था जब हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती थी, इक्के चलते थे, टांगे चलते थे, और उसके बाद एकदम से नई चीजें इजाद हो गई, गाड़ी आ गई, मोटर आ गई, स्कूटर आ गई। तो इससे प्रगति तो हुई, लेकिन क्या हम देखते हैं कि हमारे वो लोग जो इक्का, टांगा या रिक्शा चलाते थे वो लोग बेकार हो गए? नहीं, कुछ ना कुछ काम तो निकलता है, परंतु हम लोग स्वार्थवश कुछ व्यापारियों ने अपने हितों की देखते हुए ऐसी चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया कि कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा, और आज ये मैन्युफैक्चरिंग मशीनों द्वारा की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, अब हमारे श्रमिक, किसान और मजदूर के अलावा तो ये देश चल ही नहीं सकता। एक जमाना था कि हमारे यहाँ लखनऊ में मकबरा है, सूखा पड़ गया तो जो मजदूर मजदूरी करते थे तो वो दिन में बनवाते थे और रात को तोड़वा देते थे और शर्तियां बांटते थे। हमारा भारतवर्ष ऐसा देश है, दुनिया में इकलौता देश है जिसमें मजदूरों को बराबर की
हर तरह से मजदूरों को, किसानों को, व्यापारियों को हर तरह से सुख देने की कोशिश की जाती है। हमारे ही देश में ऐसा प्रयास होता है। लेकिन अरोड़ा साहब, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आज जिस स्पेसिफिक इशू पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो सिल्वर फॉयल मेकिंग है, उसके साथ बहुत सारे जो फैमिलीज जुड़े हुए हैं, उनकी जो स्थिति है, जी, तो इसको कैसे बेहतर किया जाए? क्या आप इस चीज को आगे तक लेके जाएंगे? क्या जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल, क्या वहां से आप कोऑर्डिनेट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे? क्या आप लीगली उनके हक के लिए लड़ेंगे? जी, जहां तक मजदूर का सवाल है, हम जी जान से लड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का, देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बगैर देश चल ही नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, मजदूर आज इतना ज्यादा आवश्यक हो गया है कि जिसके बगैर, क्योंकि हमारे यहाँ मशीनें आज भी इतनी नहीं है जितनी दुनिया भर के और विश्व के देशों में है। आज भी लोग मजदूर के लिए तरसते हैं। उत्तर प्रदेश का मजदूर बंबई भाग जाता है, हरियाणा भाग जाता है, पंजाब भाग जाता है, क्योंकि उसे मजदूरी वहां अच्छी मिलती है। और हमारे उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी योजनाएं, मोदी जी और योगी जी ने इतनी अच्छी योजनाएं बनाई हैं मजदूरों के लिए, जो कि शायद आज तक इतिहास में कभी भी नहीं हुई है। ये मेरा वास्तविक रूप से देखा भी है और 100% करेक्ट भी है। और इसमें मुख्य श्रेय मैं राजनाथ जी को देता हूं, जिन्होंने लखनऊ में नए 7 से 8 ओवर ब्रिजेस का निर्माण कर दिया और इतनी तेजी रफ्तार से लखनऊ में इस कोविड के पीरियड में 1 माह में आप समझ लीजिए DRDO हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया, ताकि जीवन में लोगों के हितों की सुरक्षा हो सके। और इसमें सब काम मजदूरों ने ही किया है। मजदूरों की आज कमी है। आज मजदूर, अच्छा, अब आ जाता है कि इस फॉयल वाले जो लोग हैं, ये जितनी भी जनसंख्या में है, इनका एडजस्टमेंट कहां किया जाए? सरकार ठीक है। अरोड़ा साहब, मैं आपसे सिर्फ एक एश्योरेंस चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस को, आप हमारे व्यूअर्स को ये एश्योर करें, और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, कि आप इस मुद्दे को लेकर के आगे जाएंगे और एक कंस्ट्रक्टिव कोई काम हो, प्रोएक्टिव काम हो, ताकि उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिले, ताकि इसी प्लेटफॉर्म में हम अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को, तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, हम उनको कन्विंस कर सके कि हम लोगों ने जो एफर्ट लिया था, लुकिंग बियॉन्ड हेडलाइंस ही हम लोगों का मकसद है, ताकि हम ये बताएं कि सिर्फ कहानी बनाने के लिए या सिर्फ कुछ TRP के खातिर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ताकि लोगों को मदद हो। ये एश्योरेंस आपसे हम चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अफसर पाशा, वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन। अफसर साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कोई सताए हमें बताएं कैंपेन। आज हम लोगों ने ये इशू डिस्कस किया, सिल्वर फॉयल मेकिंग का जो ये मसला है, जो मजदूरों की जो उनके हालात हैं, हम लोगों ने देखा, एंड इट्स रियली वेरी पेनफुल। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं आपके तरफ से कोई? इसी पहली बात तो क्या है, ये जो अरोड़ा साहब जी बोल रहे थे, जो ये अडल्ट्रेशन जो हो रहा है ये मटेरियल का, इसके लिए ये मार्केट भी बहुत कोलैप्स हो रहा है, और लोग जो कर रहे हैं बेईमानी, इससे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है बेसिकली इंडस्ट्री के ऊपर। पहले इसको ठीक करना है तो बेसिकली वी मे हैव टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स देना है, अडल्ट्रेटेड नहीं है। इसकी रोकथाम कैसा करना है, इंशाल्लाह उसके ऊपर देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, ये लोग जो इंडस्ट्री, ये कॉटेज इंडस्ट्री जैसी टाइप की इंडस्ट्री जो है, इसमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी जरूरत पड़े। इनका स्किल अपग्रेडेशन, इनका एजुकेशन, इनका ट्रेनिंग और ऑटोमेशन के बारे में इनको आगे लेके जाने का सख्त जरूरी है। ऐसे इदारे, ऐसे का बहुत सारे इदारे हैं जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन भी एक इदारा है जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है, इनपुट्स देने के लिए और उनको मेन स्ट्रीम बिजनेस में लाने के लिए। और बेसिकली वो ये गेटोस में काम करने से अच्छा है कि दे कम एज ए मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ। तो इससे बहुत फायदा हो सकता है, इंशाल्लाह रिवाइव हो सकता है। एंटायर जो वर्क फोर्स है
उनके प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व होते हैं। जब तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते तो ये इनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे मेरे हिसाब से। ओके, हमारे साथ अहमर हुसैन साहब जुड़ गए हैं, रिपोर्टर फ्रॉम लखनऊ। अहमर, कैन यू हियर मी? क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अहमर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस स्टोरी टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेन उससे हट करके एक ऑफबीट स्टोरी आपने दिया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जब बात किया वहाँ पे लोगों से, तो आपको बेसिक इशू क्या नज़र आया, प्रॉब्लम क्या है और उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? बिल्कुल सर, हम आपको देखिए बता देना चाहें कि जो लखनऊ में ख़ास तौर से चांदी पीटने का काम होता था, ये एक तारीख़ी यहाँ पर चौक एक इलाक़ा है। वहाँ पर तमाम ऐसे कारीगर हैं जो चांदी पीटने का काम किया करते थे और चांदी को पीट कर उसको चांदी के वर्क में तब्दील कर दिया करते थे। हमने इस स्टोरी को जब किया तो इस कारीगरों की जो हालात हैं, जो कारीगर किस मेहनत से वहाँ पर काम करते हैं, उनको जानने की कोशिश की। तो यकीन मानिए कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था उस तरीक़े से बातें सामने निकल के आईं। क्योंकि ये जो कारीगर हैं, इनके पास एक छोटा सा एक हथौड़ा होता है जिसमें आगे लोहे का एक हथौड़ा होता है और उसके बाद जो ये चमड़े के ऊपर रख के चांदी का 1 ग्राम चांदी को और इतनी बार पीटते हैं कि उसमें से 80 वरख निकल आए। आप सोच सकते हैं कि उसमें कितनी मेहनत लगती होगी। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन इन कारीगरों के जब हाथ चलते हैं तो 1 मिनट में 80 बार ये हाथ चलाते हैं, जब जाके वो 80 वरख उसमें से निकलते हैं और वो बाज़ारों में जाते हैं और मिठाइयों की दुकानों पे सजते हैं। तमाम तरह के उसमें खिमाम बनते हैं, तमाम तरह के उसमें ज़ायक़े आते हैं, सेहत के एतबार से बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन इन कारीगरों की जो ज़िंदगी है वो मुफलिसी में तब भी बिताने पर ये मजबूर हैं, क्योंकि इनका जो मेहनताना है वो इतना कम है कि इनको 2 वक्त की रोटी तो मैसर हो जाती है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को तालीम मुहैया करवा पाएँ, अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़वा पाएँ, तो ये इनके लिए नामुमकिन जैसा हो जाता है। हमारे साथ एक ऐसा ही परिवार है मोहम्मद जुबैर का, जो लखनऊ के रहने वाले थे, जो बराबर 15-20 साल से लगातार चांदी पीटने का काम किया करते थे। और जब उनको एक गंभीर बीमारी लगी तो उन्होंने अपना खुद इस काम में वो अपना इलाज नहीं करवा पाए और आखिरकार उनका इंतकाल हो गया। अब उनके पीठ पीछे उनकी बीवी और 2 छोटे मासूम बच्चे हैं। ना अब वो पढ़ पा रहे हैं और ना ही बीवी का कोई ऐसा जरिया है कि जिस तरीके से उनको कोई काम मिल जाए या फिर कुछ वो अपने बच्चों की तालीम आगे करवा पाएँ। तो हमारे साथ आज कुछ लोग हैं यहाँ पे, एक ऐसा भी परिवार है, हम उनसे आपको बात करवाना चाहते हैं और जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि ये परिवार कितनी मुसीबत में है और मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। हमारे साथ खुद आज राहिला जी हैं और मोहम्मद जुबैर साहब की पत्नी है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद जुबैर साहब किस तरीके से मेहनत से काम किया करते थे। उनके गुजर जाने के बाद आप लोगों के खुद क्या हालात हैं? बहुत परेशानी में है, घर भी नहीं रहने को, बच्चों को हम पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, अपने कोई जरिया नहीं है हमारा पढ़ाने लिखाने का। जब मोहम्मद जुबैर साहब काम किया करते थे, जब कैसे हालात थे आप लोगों के? बस ऐसे ही थे, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई हो पाती थी लोगों की, अब वो भी नहीं रही, घर भी अपना नहीं है। तो अब कैसे आपका खर्चा वगैरह चलता है, कैसे बच्चों की पढ़ाई वगैरह होती है? सब नहीं हो रही पढ़ाई, सब इधर उधर वाले कर देते हैं, थोड़ा बहुत अपने मन से तो कर देते हैं, वरना कोई जरिया नहीं। उनके गुजर जाने के बाद से कब से क्या बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है? किस तरीके से आप लोग का गुजारा वगैरह नहीं हो पा रही, पढ़ाने लिखाने का कोई है ही नहीं जरिया, ना कोई इतना वो कर ध्यान देने वाला है। पापा थे इनके तो सब चल रहा था अपने। कैसा महसूस होता है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब जैसे आपने बताया कि बहुत मेहनतकश इंसान थे, दिन रात मेहनत किया करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद क्या इतना भी नहीं रहा कि आप अपने बच्चों को तालीम भी मैसर करा पाएँ? नहीं है हमारे पास में कुछ नहीं, किराए के घर में रहते हैं, होगा कहाँ से। तो हमारे साथ उनका मोहम्मद जुबैर साहब का मरहूम का बेटा भी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वालिद के उसके गुजर जाने के बाद वो किन हालातों का सामना करता है और किस तरीके से
एक वो अपनी सोच रखता है। मोहम्मद अयान, ये बताइए कि पापा के गुजर जाने के बाद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपकी पढ़ाई भी बीच में बंद हो गई, तो अब आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी, पापा के जाने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल सी गई। वो थे जब तक तो खैर गनीमत थी, ठीक ठाक सब चल ही रहा था, खाने को भी मिलता था, एक रोटी चटनी रोटी कुछ भी, पढ़ाई भी हो रही थी। लेकिन जब से पापा की डेथ हुई, जब से हालात बहुत बदल से गए, खाने को भी दिक्कतें होने लगी, मकान भी रेंट का है तो उसमें भी प्रॉब्लम। और रही बात अपनी पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, जब खाने को ही नहीं जल्दी होता है तो पढ़ाई का क्या। बस ऐसे ही बस चल ही रहा है, क्या बताया जाए। एक छोटी बहन भी है आपकी, कैसे क्या होगा? आप भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी बहन भी नहीं पढ़ पा रही? जी, कुछ नहीं हो पा रहा है। हम तो अभी एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। छोटी बहन भी, बहुत टेंशन है। क्या पापा क्या आपके जो काम किया करते थे, कभी आप उस काम में आना चाहेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। वो काम बहुत मेहनत का है। कोई भी बाप अपनी औलाद को उस काम में नहीं जाना चाहिए। बहुत मेहनत का काम है और वो काम भी एकदम ख़त्म ही हो रहा है, एकदम बेकार काम है। क्या हुआ था जब आपके पापा काम किया करते थे? हमने सुना, आपने हमें जिस तरीके से बताया कि उनके हाथ भी ज़ख्मी अक्सर हो जाया करते थे, तो और फिर उनको बीमारी भी उसी की वजह से हुई, क्या हुआ? जी, फादर एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। हथौड़ा चलाते हैं, तो हथौड़ा चलाने में हाथ में एक दो बार नाखून जो है पूरा उखड़ जैसा जाता है। बहुत हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसी वजह से पापा की डेथ हो गई थी। तो ये एमर जो है सामने, ये मैंने देखा इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अंधेरा बहुत है, कोई साया हो नहीं सकता। अंधेरा बहुत है, कोई साया हो नहीं सकता। ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है? ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है? मैं श्योर करना चाहता हूं अमर कि मैं पर्सनली अपनी जितनी भी हैसियत और औकात है उसके हिसाब से मैं अपने मीडिया फ्रेंड्स के साथ बात करूंगा, एंड आई विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट समथिंग टू दिस बॉय, ताकि इसकी पढ़ाई हो सके। ये मेरे तरफ से एश्योरेंस है, मैं ये कमिट करता हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी ये दरख्वास्त है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप खुद इनके फैमिली के बारे में एक चिट्ठी लिखेंगे और उस लेटर को लेकर के आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के पास आप जाएंगे और इसको परस्यू करेंगे। और मैं श्योर करता हूं कि दिल्ली से जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे और कंसर्न मिनिस्ट्री से हम बात करेंगे। और हम एक ब्रेक लेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए कोई सताए हमें बताएं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताएं। ये प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म एक ब्रिज है। दिस इज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। आपके पास कोई इशू है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे जी सलाम के वेबसाइट पे जाइए, आप उस पर क्लिक कीजिए, एक कंप्लेंट फॉर्म होगा, आप अपने शिकायतों को दर्ज कीजिए, आप अपना नाम दें, आधार कार्ड दें, मोबाइल नंबर दें, एंड आई अश्योर यू इट्स अ प्रॉमिस, वी विल फॉलो इट अप। हम ज़रूर फॉलो करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जुड़े हैं, संजय के चड्ढा साहब। संजय के चड्ढा साहब, क्या आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। कैसे हैं आप उस्मान भाई? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जी चड्ढा साहब, ये इस इशू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जनरली सिल्वर फॉयल जो बनाते हैं उनकी जो ज़िंदगी है बहुत ही पैथेटिक है, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। यहाँ पे एक बच्चे से हम बात कर रहे थे, ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर, उनका इंतकाल हो गया है, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको रिजॉल्व किया जाए? क्या इसकी हम स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं इनके बातों को रखें, कहीं गुहार लगाएं और उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें?
देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जैसा कि आपने बताया, और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतना जबरदस्त ये प्रोग्राम शुरू किया है कि आप एक ब्रिज के तौर पे गवर्नमेंट के सामने इस तरह के जो जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, जो उनके अख्तियारात हैं, उनके हकूक हैं, उनको ना मिलने से उनको जो नुकसान होता है, उसमें आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। थैंक यू सर। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये एक वेलफेयर स्टेट है। तमाम जो है कानून बने हुए हैं जो गरीबों के लिए, जो दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए है, और स्पेशली जो मजदूर वर्ग है, उसमें भी दो तरीके के मजदूर वर्ग होते हैं, एक है अनऑर्गेनाइज्ड और एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो उन सब के लिए मैं आपको ये बड़े जो कानून की व्यवस्था है, जो कानून का बनाया हुआ इदारा है, उसमें ये है पोजीशन के इन सब के बहुत अधिकार हैं, अख्तियारात इनको दिए गए हैं, और उसको क्या है कि ना नॉलेज ना होने की वजह से कई लोग अपने अधिकारों का, उनका हनन हो जाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उसको कोई हेल्प नहीं कर पाता है। जहां तक बात आपने, अब ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं कि जैसे उसके फादर का इंतकाल हो गया बच्चे को, तो उस ऐसी स्थिति में कई कानूनी पहलू हैं, जैसे कि एक इस तरह की डेथ में अगर वर्क प्लेस पे कोई डेथ होती है तो एक इंतजाम है कि निजाम का, यानी कि सरकार का ये ड्यूटी है, फर्ज बनता है कि एक मुश्त राशि दी जाएगी। किस तरीके से हुआ है मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, कैसे उसकी डेथ हुई मुझे मालूम नहीं है, इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन सरकार की ये ड्यूटी है। तमाम लोगों से सरकार बड़ी बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है। हर आदमी जीएसटी देता है, करोड़ों खरबों रुपए जीएसटी पे सरकार लेती है। इसका मेन काम क्या है? जो जो दबे हुए लोग हैं उनकी मदद करना, और वो मदद के लिए सरकार को किसी पे एहसान नहीं कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमको अपने हकूकों के लिए आज आगे आना पड़ेगा। ये उनका हकूक है, ये उनका अधिकार है, मेरा मानना ये है। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर टेकिंग दिस प्रोएक्टिव एटीट्यूड। मैं आपको यहाँ एश्योर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जी सलाम जो ब्रांड है, सलाम का मतलब है सोशल अवेयरनेस एंड लीगल असिस्टेंस थ्रू मीडिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जी सलाम का मतलब है, सलाम का मतलब है सोशल अवेयरनेस एंड लीगल असिस्टेंस थ्रू मीडिया, जिसको हम कहते हैं सलाम। तो आपका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैं ये चाहता हूं कि आप लूप में रहें, और जितने भी लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जितने भी लॉयर्स हैं, एक हम ये चाहते हैं कि एक पूल ऑफ लॉयर्स हो, उसको आप कोऑर्डिनेट करें, और मीडिया की तरफ से जितने भी सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे स्टेट्स में हमारे स्ट्रिंगर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 15 चैनल्स वी हैव, हमें सब असाइनमेंट लूप में है। तो कहीं पे भी कोई भी इशू है, हम ये चाहते हैं कि लीगली उसको धीरे धीरे आगे लेकर के चले, ताकि सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए। जरूरी नहीं कि हर बात के लिए हम पीएमओ पहुंच जाएं और नरेंद्र मोदी साहब को कहें कि ये काम नहीं हो रहा। मैं मानता हूं इस बात को कि पीएमओ है, पीएम विंडो है, सीएम विंडो है, डीएम विंडो है, एसपी विंडो है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका और हमारा क्या रोल है, स्पेशली मीडिया और लॉयर्स का क्या रोल है, उसको हमें फोकस करना पड़ेगा। इत्तेफाक रखता हूं मेरे भाई, आप ये समझ लीजिए, ये जो आप इतना पायस काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं कि आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये हर आदमी का राइट ड्यूटी है, हर आदमी की ड्यूटी। आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो आप इस चीज को निर्वाह कर सकते हैं, इस चीज को आप करवा सकते हैं, और मैं आपको 100% अपने ओर से और हमारे और तमाम अगर लॉयर्स की आवश्यकता है, पूरे देश में से लॉयर्स इसके लिए डेडिकेटेड तौर पे करने को तैयार हैं। मैं इस आपका जो मूवमेंट है स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस का, इसमें जो आप कंट्रीब्यूशन चाहेंगे वो मेरी ओर से हमेशा आपके साथ रहेगा। और जिस वक्त भी 24/7 मैं खुद भी, मैं आपसे वैसे भी बताना चाह रहा हूं कि मैं आई एम कमिटेड फॉर स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस। और बहुत अच्छा लगा कि ये इसी
सेम रास्ते पे जी सलाम भी कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया, जी सलाम का मकसद और नाम का जो एक अर्थ है वो भी CNG है। तो मैं आपका सही मायने में बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच संजय जी, गॉड ब्लेस यू। और हम लोग इस चीज़ को कैटेगरिकली करेंगे काम को। मेरे साथ मीर मेहदी साहब जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर हैं हैदराबाद से। मीर, क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? मीर जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेज भेजा है और आपने उस दर्द को देखा है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम सो लकी टू हैव वंडरफुल रिपोर्टर्स अक्रॉस इंडिया। आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली थैंकफुल। आपने क्या देखा? आपको क्या लगता है कि इस चीज को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए, सबसे प्रॉब्लम यह कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को इन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। जहां पर माइनॉरिटी लोन दिया जाता था, अब वहां पर माइनॉरिटी चेयरमैन नहीं है। अगर आप हज कमेटी की बात करें, वहां पर चेयरमैन नहीं है। आप अगर जहां से इनको मदद मिल सकती थी वो है सेटविन, वहां पर भी चेयरमैन नहीं है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इनको मदद करने के लिए माइनॉरिटी लोन दिया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन दिया जाता था, लेकिन टीआरएस के दौर में उन्हीं को लोन दिया जाता है जहां पर कोई पावरफुल हो या रिकमेंडेशन हो। इसलिए जो मैंने जो बात की थी मोहम्मद शरीफ से, तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें भी लोन दिया जाता है। ये उनमें सवाल ये है कि उनको यकीन नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का लोन दे, माइनॉरिटीज लोन दे, ताकि उससे वो अपनी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी चला सकें। जैसा कि लॉकडाउन हुआ, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपील लगाई, अपनी गुहार लगाई माइनॉरिटी फाइनेंस से, हमारे कुछ नहीं हुआ क्योंकि न वहाँ बोर्ड है तेलंगाना में, ना चेयरमैन है। उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब यह है कि जो चांदी इस्तेमाल की जाती थी, अब वो चांदी महंगी हो गई है। फिर उसके बाद अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। अब वो लोग अपना खुद का जो है वर्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, बड़ी मशीनरीज लगाकर। ये लोग हाथ से कर रहे थे। अब वो जो इंडस्ट्री है, अब वो इसका ये जो सप्लाई होता था वो गुटखे के लिए भी होता था, अब गुटखा बंद हो चुका है। अब सिर्फ कत्थे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मिठाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब वो इनका जो ऑर्डर्स था वो कम होते जा रहा है। अगर डिमांड बढ़ जाए तो इनके लिए कुछ हो सकता है, मगर उसके लिए इनको चाहिए फाइनेंस मिल सकता है। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस से ही इनको मिल सकता है। अगर आप बैंक से लेंगे तो उनको श्योरिटी रखना पड़ेगा, हाउस श्योरिटी रखना पड़ेगा या गोल्ड लोन लेना पड़ेगा। अब इनको अगर मदद करनी है तो सिर्फ एक ही रास्ता, ये है माइनॉरिटी फाइनेंस, जहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको सब्सिडी भी मिलती है। मीर मैं ये सब्सिडी जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वहां के तेलंगाना के जो सीएम है, आप कोशिश करें कि उनसे आप गुफ्तगू करें, उनसे बातचीत करें और इस इशू को वहां तक पहुंचाएं। वहां के जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं वहां तक बातों को पहुंचाएं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक बात पहुंचाएं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये रिजॉल्व हो सकता है। और आप इसको करेंगे तो हम लोगों का जो ये एफर्ट है, हम लोगों का जो ये मकसद है, कोई सताए हमें बताए प्रोग्राम को लाने का, ये वाकई में उसको अंजाम मिलेगा। अनिल अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, ब्रेक से पहले वो कुछ कहना चाह रहे थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि हम किसी और गेस्ट के पास चले गए। अनिल अरोड़ा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बहुत इम्पोर्टेंटली प्लीज। रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोक के रुका है सवेरा। अंधकार जितना भी हो, सूरज की एक किरण उसको समाप्त कर देती है। जब तक सांसा तब तक आशा। होप्स आर अर्नेस्ट टू द मैन्स बेस्ट, बट इफ विशेस वेयर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें इनकी मदद करनी है। 101%। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि हमारा उद्योग व्यापार और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हूं, मैं इसको पुरजोर ताकत लगा करके, और जिस परिवार के प्रति आपने बताया है जी, मैं लखनऊ का निवासी हूं और बिल्कुल बाय हार्ट एंड सोल संपूर्ण मदद मिलेगी इस परिवार को। और यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं और वर्तमान में
राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं जी, उनके यहाँ गरीब, गुरबा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी उतनी ही मदद होती है जितनी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ होती है। दरबार उनका खुला हुआ है। और मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ में रहता हूं, यहाँ एक अकबर नगर कॉलोनी है जी, जिसमें लगभग 3 से 4 हजार मुस्लिम फैमिलीज हैं। और मैं अपनी बात तो नहीं कहूंगा जी, उसमें मेरे एक मोहम्मद हलीम साहब हैं और एक सुनील यादव मेरे जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, जिन्होंने जब भी प्रश्न उठाया, कोई बीमार पड़ा, 10-10 लाख रुपए तक का इलाज मैंने सरकार से कहे कि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट कराया लोहिया हॉस्पिटल में और जितने भी अन्य सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। और आप एक बार वहां जाकर के पता करें कि वहां के टूटने को आ गया कि साहब ये तो बसा हुआ नहीं है। आई फॉट विद द गवर्नमेंट कि साहब यहाँ टोटल मजदूर रहता है, उस एरिया में सारे ही मजदूर हैं। अकबर नगर कॉलोनी है इन ए वेरी पॉश एरिया। यू कैन आस्क अबाउट 10,000 पीपल आर लिविंग देयर। को इरिगेशन वाला है, मैंने कहा एक भी आदमी नहीं हटेगा जब तक इनको मुहैया नहीं करा दी जाएगी अथवा इसको फ्री होल्ड करा दिया जाए। अनिल जी, इसके लिए मैं सरकार से नंबर 1 और जितना भी मजदूर हमारा ये है जो आप बता रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मुझे कोई रिप्रेजेंटेशन मिल जाए आपके माध्यम से जी। आई प्रॉमिस आई डू माई बेस्ट और पूरा एश्योर करता हूं कि कहीं से कोई कमी नहीं आने दूंगा जहां तक मैं कर सकता हूं। थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे अनिल जी से बात होने के बाद मैं डेफिनेटली एक बात ये कहूंगा कि क्यों कहते हो कि मेरे जिंदगी में बहुत तूफान है, क्यों कहते हो कि मेरे जिंदगी में बहुत तूफान है। यहाँ तो एक पत्ते को उड़ाने के लिए सारा आसमान चलता है, यहाँ तो एक पत्ते को उड़ाने के लिए सारा आसमान चलता है। थैंक यू सो मच, वेरी मच, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच अनिल अरोड़ा साहब, अफसर पाशा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मीर मेहदी थैंक यू सो मच। मोहम्मद गुलफरान, अहमद हुसैन थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस सच अ लवली स्टोरी। इट्स अ ग्रेट स्टोरी। हम लोगों ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, कोई सताए हमें बताए, धीरे धीरे ये लोगों तक पहुंच रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको अगर हम लोगों ने ढंग से किया तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कोर्ट के बाहर ही रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे पेंडिंग केसेस चलते रहते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल चेयरमैन सर कि उन्होंने हमें मौका दिया, इस काम को हमने किया। और मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जी सलाम का मतलब है सोशल अवेयरनेस एंड लीगल असिस्टेंस थ्रू मीडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोई सताए हमें बताए।